हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अगली बार बगैर किसी शर्त के कर्ज नहीं मिलेगा, मगर हुकूमत सियासत फरमा रही है, कौमी इत्तेफाक राय की राह में रोड़े अटका रही है। तो हम इस जिहाद के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या, उसके बाद अदालतें, उसके बाद सड़कें, उसके बाद हम तो लगे हुए हैं 9 महीने से। यानी तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है अवामी सियासत, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि इदारे हों या वो जिनको बंद कमरे आप कहते हैं वहाँ पर फैसले, ये आपस में इनका एक मुकाबला होने जा रहा है। अब ओपन मार्केट और इंटरबैंक आपको पता है 40-50 रुपए का फर्क है, और ब्लैक में इस वक्त डॉलर बिक रहा है, जिसकी वजह से आपकी रेमिटेंसेस भी कम हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को हैरान करने के चक्कर में हुकूमत ने नए बहरान का दरवाज़ा खोल दिया है। PTI के 35 मजीद इस्तीफ़े मंजूर करना तहरीक इंसाफ को हैरान परेशान करे ना करे, खाली खजाने मुआशी बहरान के साथ ज़िमनी इंतखाबात का भारी भरकम बोझ आवाम को ज़रूर उठाना पड़ेगा। और ये किया धरा उनका है जिन्हें अपने तजर्बाकार होने का जोम था, जिनका दावा था कि ये सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। मगर हुआ क्या, 9 महीनों में आवाम के हिस्से में सिर्फ मुश्किल फैसले आए। दूसरी तरफ फौरी कानून साजी करके सारे तजर्बाकारों ने 1100 अरब की करप्शन के मुकदमात मुआफ कराए। अब हालात ये है कि रियासत डूबती जा रही है, मगर सितम यह है कि इन तजर्बाकारों का शौक़ सियासत खत्म होने में नहीं आ रहा। मुल्की ज़र-मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से कम रह गए। मुल्क में 16 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है। LCs ना खुलने से हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। अब तो आवाम बीमार होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों के पास सिर्फ 15 दिन का खाम माल बाकी रह गया है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 59% कमी हुई है। हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अगली बार बगैर किसी शर्त के कर्ज नहीं मिलेगा, मगर हुकूमत सियासत फरमा रही है, कौमी इत्तेफाक राय की राह में रोड़े अटका रही है। शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज खोकर जैसे सीनियर रहनुमा भी मायूस होकर पार्टी छोड़ गए, क्योंकि निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो या कोई और मामला, महाजराई मुखालफत बराए मुखालफत का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तहरीक इंसाफ के 35 मजीद इस्तीफ़े मंजूर करके शहबाज शरीफ अपनी लूली लंगड़ी हुकूमत बचाने में तो शायद कामयाब हो जाए, मगर मईशत कैसे बचेगी? ये हुकूमत की पसंद है कि फैसला पार्लियामान में नहीं सियासी मैदान में हो। अब तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर होगी, सियासी दम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा, खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? इस्तीफों की मंजूरी के बाद का मंजरनामा क्या हो सकता है? इसी पर बात जान और नूर आरफीन मेरे साथ है। सदीक जान, इन इस्तीफों की मंजूरी के बाद होगा क्या? देखिए, होना तो इलेक्शन है, और एक जवाब आप दे चुके हैं कि असल तो बात यह है कि पॉलिटिकल क्राइसिस गहरा होगा, मज़ीद पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा। पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा तो आपका मुआशी क्राइसिस भी बढ़ेगा। और मुझे तो अब ये लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है कि वो हालात को उस नहज पर पहुँचा दे कि इनको अदलिया या वही इदारा जो हुकूमतों को फिर निकालता है वो इदारा निकाल दे हुकूमत से इनको, और ये सियासी तौर पर शहीद बन जाएँ। क्योंकि आप देखें कि मुसलसल जितने भी माहिरीन मईशत हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि आपको IMF के साथ डील करनी ही करनी है, और IMF के साथ डील करनी है तो IMF की बात माननी होगी। और उसमें से मेन जो बात है वो है कि ये जो इंटरबैंक ने आपने डॉलर को फिक्स रखा हुआ है इसको आपने फ्लेक्सिबल करना होगा, और मार्केट रेट के मुताबिक डॉलर का रेट जो है वो होना चाहिए। अब ओपन मार्केट और इंटरबैंक आपको पता है 40-50 रुपए का फ़र्क है, और ब्लैक में इस वक्त डॉलर बिक रहा है, जिसकी वजह से आपकी रेमिटेंसेस भी कम हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई हैं। और आज आप देखें कि जो टेक्सटाइल के हवाले से मज़ीद बुरी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। ताजिर सनतकार, आपको पता है कि पहले वो क्या कह रहे हैं, और अब तो ताजरों और सनतकारों ने धमकी दी है कि हुकूमत को उन्होंने चंद रोज़ की डेडलाइन दी, और उन्होंने कहा कि अगर ये मामला हल नहीं होता तो फिर उन्होंने कहा कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात का टाइम लेंगे और आर्मी चीफ को जाके और सारा मामला उनके सामने रखेंगे कि ये मुल्क के अंदर हो रहा है। अब आप देखें ना कि यही मसला होता है जब हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारी सिविल हुकूमतें, हमारे सिविल इदारे डिलीवर नहीं करते, आवाम के मसाइल को हल नहीं करते, आवाम की बात नहीं सुनते और अपनी करप्शन लूटमार पर तवज्जो देते हैं। फिर जिस तरह आप ये ताजिर और सनतकार कह रहे हैं कि हम उस दर पर जाएंगे, फिर लोग उस दर की तरफ देखते हैं, जाते हैं, और फिर आपको पता है कि जो कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर वो होती है। उनको भी मौका मिलता है जब सब उनको जाके आते हैं जी आप ही हैं जिन्होंने मुल्क बचाना है, वरना इन्होंने तो तबाह और बर्बाद कर दिया है।
तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अब हालात उस नहज पर ले जाना चाहती है कि ये सियासी शहीद बन जाएं, और ये जो इन्होंने आज 35 मजीद इस्तीफे मंजूर किए हैं, इससे अब इनको नुकसान ही होगा, क्योंकि आप देखें ना कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन इधर मसरूफ, इलेक्शन की बात हो रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस, स्टेबिलिटी है नहीं, अदम इस्तेहकाम, और अदम इस्तेहकाम जैसे जितना बढ़ेगा उसी तरह से माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और उससे मुल्क को तो नुकसान है ही है और हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। नूर आरफीन, आप क्या कहते हैं? अता तारड़ साहब ने तंज किया कि ये देखा सरप्राइज़, आपने इजलास बुलाया इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी का और हमने सरप्राइज़ दे दिया, अब आओगे वापस कौमी असम्बली, सब रास्ते बंद कर दिए। आपका क्या तबसरा है, आप क्या कहते हैं इस पर? जी, मैं तबसरा शुरू करूं इससे पहले पूछ लीजिए, अब अगर आपका गेस्ट आ गया है लाइन पे तो आप उनसे गुफ्तगू कर लीजिए, क्योंकि मेरा तबसरा अक्सर बीच में ही रह जाता है, तो मैं हवाई फायर से गुरेज करते हुए ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी फ़िलहाल अगर आप कहें तो मैं शुरू करूँ तबर्रा? अच्छा, ठीक हो गया भाई। मेरा तबसरा ये है कि अभी ख़बर सुनी और ठीक है कि ताजिरों ने धमकी दे दी है कि हम आर्मी चीफ से मिलने के लिए जाएंगे। इस मुल्क में या दुनिया के किसी मुल्क में कहीं होता है कि लोग आर्मी चीफ से मिलने के लिए जाते हैं? और चलो लोग तो जाते हैं, सफ़ीर जाता है बाईपास करके, बिल गेट्स आता है तो इमरान खान को लिफ्ट नहीं कराता, वो आर्मी चीफ से मिलता है। क्यों? इसलिए कि बिल गेट्स को पता है कि इस मुल्क में सब लफंडर्स हैं। बिल गेट्स को पता है कि इमदाद कहाँ दी जाएगी तो कुछ थोड़ा बहुत पहुँच जाएगी, बाकी तो इंशाअल्लाह मैदे में जाएगी, चाहे वो कोई शरीफ हो, चाहे न्याजी हो, चाहे कोई फलाने हो। ये कैरेक्टर हमारे सियासतदानों का है ना, ये हमारे लोगों का है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भाई मेरे कि अब मैं बोलता हूँ तो फिर कहा जाता है कि मैं आमरीत का मुतमन्नी हूँ। फिर आपको जमहूरियत इस मुल्क में क्यों चाहिए जब आपको यानी आर्मी चीफ से ही मिलना है? तो फिर आप मुदाखलत की शिकायत क्यों करते हैं, ये मुझे बताइए ज़रा। अभी तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि चले लोग उस तरफ देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि जी लोग जो है वो आवाम की आवाज़ नहीं सुनी जाती। आवाम की आवाज़ क्या है? इमरान खान? नहीं, 3.5 साल बदतरीन आमरीत इमरान खान की जहन्नम रसीद हो गई, पाकिस्तानियों को उससे निजात मिल गई, या अल्लाह तेरा शुक्र। एक इदारा नहीं छोड़ा, एक इदारा, माँ सिवाय खुशामदी चमचागीर ब्रिगेड के, जो इमरान खान के मोजे उस तक को मुतवर्रिक बताते थे, वो पाकिस्तान के एंकर पर्सन्स, वो अब मैं क्या कहूँगा, जिनकी सुबह शाम हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह बनी गाला वाली सरकार कह करके होती थी, आज भी यही सब तो हो रहा है। आज भी उन्हीं लोगों को मिनिस्टर और मुआविन खुसूसी बनाया जा रहा है। वो एक साहब प्रोग्राम किया करते थे, उनको गोरे एंकर्स पसंद थे। मुझे शोकॉज नोटिस मिला था स्ट्रगल के दौर में कि तुमने एंकर बनने की ख्वाब भी कैसे देखा। अच्छा, उसी चैनल में जिसमें उसामा भाई आप स्टार एंकर थे, मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था। मैंने एक मॉक रिकॉर्ड की थी, मेरी लिखी हुई उर्दू, वो डायरेक्टर न्यूज़, वो बावला पढ़ नहीं पा रहा था। अच्छा, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, डायरेक्टर न्यूज़। लड़कीबाजी और रिश्वत खाने से फुर्सत मिले, शहबाज शरीफ के जूते चाटने और इमरान खान की बगल में घुस करके हराम खाने से फुर्सत मिले तो कुछ करोगे ना। यानी आपको लगता है ये पाकिस्तान का कल्चर है तो एक्सेप्ट करें ना, अब भी एक्सेप्ट करें। जी, इसका जो साइज़ है खुशामदी इकट्ठे कर ली जाते हैं और इतने बड़े हमने रिकॉर्ड काबीना भी देख लिया। अंजलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। अंजलीब साहिबा, अब ये कहा जा रहा है जी ये सरप्राइज़ दिया गया आपको, पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, फिर 35 इस्तीफे आ गए, तो आपके ख्याल से क्या इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत पर या तहरीक इंसाफ पर? शुक्रिया सामा। सबसे पहले तो मेरे ख्याल है वो सरप्राइज नहीं, शॉक उनको मिला है, क्योंकि हम सारे आ रहे थे कि जी आप ये क्या चीचियाँ बीचियाँ चूंचियाँ मूचियाँ करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, पता नहीं हार्ट अटैक अपने करके, कभी इतने हम सारे इकट्ठे हो गए कि जी हम जाएंगे, क्योंकि इन्होंने फरमाया कि एक एक करके आए और मैं इस्तीफे मान लूँगा। अभी के ये सब गलत है। जो स्पीकर साहब हैं वो उन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी रवैया अपना थ्रू आउट रखा है। जब वो आए इन्होंने कहा जी एक एक करके आए, हाथ से लिख के दें, उसके बाद 11 को मान लिया। जब 11 को माना, ना एक एक करके गए ना हाथ से लिखा, और उसके बाद उस पर इलेक्शन भी हो गए। इलेक्शन जब हुए और उनके मुताबिक जो उन्होंने बड़ी सरप्राइज स्ट्रेटजी दी थी कि जी ऐसी हम कॉन्स्टिट्यूंसी चुने जिनमें मार्जिन कम है और इनको हम हरा देंगे, क्योंकि अब पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी होकर लड़ेंगी। वहाँ 8 में 7 में हार गए। जब हार गए तो इनके पास कोई और चारा नहीं था,
फिर जब खान साहब ने कह दिया कि जी हम तो एक कार्रवाई नहीं अटेंड करेंगे, लेकिन हम आएंगे ताकि ये जो निगरान हुकूमत है उसमें हमारी से हो अपोजिशन के तौर पे, तो इतना पैनिक फैला कि रातों रात 35 कर दिया। कोई बात नहीं, हम तो कह रहे थे सारे करें, लेकिन फिर जनाब कहा कि नहीं और करेंगे। आज हम गए थे और आप सोचें इतना खौफ, इतना डरे हुए, इतनी काम पे टांग रही थी कि इन्होंने असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए और स्पीकर साहब स्पीकर भाग का नमूना देते हुए पिछले दरवाजे से गायब हो गए। अंदरी साहब वो तो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, वो तो इलेक्शन से भी, वो कहते हैं कि जी अब इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, हम तो बीच में आ ही नहीं रहे। 70 ये जगहों पर इलेक्शन हो, 70 जगहों पर, या इससे भी ज़्यादा कह रहे हैं, पीर को शायद और कोई 30 इस्तीफे आ जाए। आपको कैसे इलेक्शन मिल सकेंगे? जनरल इलेक्शन इस तरह से हो सकेगा? देखिए अब तो खुद ही वो कर रहे हैं ना। आप देखिए ये सरप्राइज तो उनके लिए है, उनको ये डर था कि ये सारे इस्तीफे हो गए तो फिर जनरल इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, अब वो खुद देने पे मजबूर हो गए। आप देखें कि स्ट्रैटेजी हमारी कितनी सक्सेसफुल है कि हम, वो नहीं होता बच्चों को जब डराने के लिए आप कहते बहू, जरा सा कोई जुमला हमारे मुंह से निकलता है तो ये डर के भाग जाते। ये अब तकरीबन उस मेरे ख्याल है सच पे आप देखना कोई 2 हफ्ते के बाद आप देखें धमाका होगा। अच्छा, क्योंकि अल्लाह माफी दे, इन्होंने पाकिस्तान का वो हाल किया जो कि माजी में कोई नहीं कर सका, कोई दुश्मन ना कर सके। और 1 फरवरी से आपको पता है कि ऐसे IMF के इन्होंने इस लेवल पे ले आए हैं कि जब डॉलर को छोड़ेंगे तो डॉलर कहाँ का कहाँ पहुंचेगा, और उसके बाद जो महंगाई आएगी वो आप सोचें कि ये अपने घरों में भी सेफ नहीं होंगे। आप श्रीलंका को भूल जाएंगे। आज हर अखबार में दुनिया के लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में श्रीलंका रिपीट होने लगा है। अल्लाह माफ़ी दे, जैसे हम जा रहे हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन जो इन्होंने हाल किया है ये अब अपने आप को ड्रोन से भी नहीं बचा सकेंगे। इन्होंने ड्रोन्स मंगवाए थे, इन्होंने कंटेनर मंगवाए थे और ये अपने आप को नहीं। आप अंदरी साहब देख रही हैं कि फिर ये एहतजाज होगा और उसमें आम आवाम होंगे, शायद आपको एहतजाज के लिए निकलना न पड़े। लेकिन ये अफसोस और दुख की बात नहीं है कि हमारी तमाम लीडरशिप 24 करोड़ में से एक ऐसा नाम नहीं दे पा रही कि निगरान सेटअप के लिए हो, चाहे वज़ीर आला पंजाब के लिए, चाहे निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए हो। वहाँ भी हमें लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा। फैज़ल साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी छोड़े, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये अलमिया नहीं है कि कोई हमें 24 करोड़ में से एक आदमी ऐसा नहीं मिल पाया। देखिए ये अलमिया क्यों है? ये अलमिया इसलिए है कि ये जो आदमी रखना चाहते हैं वो वही जस्टिस अब्दुल कयूम वाला, वो आपको पता है ना, आज से 30 साल पहले वाली रवायत कि चीफ जस्टिस को फोन करना है और कहना है कि भाई इसको उड़ा दो, इसको रख लो, इसको फांसी दे दो, इसको वो, मतलब खुल जा समसम वाला ताली मारे तो सारे जुडिशरी, सारा मीडिया, सारे इनको बाव करें। ये उस किस्म का आदमी रखना चाहते हैं और हमेशा इन्होंने ऐसे ही रखा है। अब जो हमने जो नाम दिए थे, आप देखें, आप आज देखें क्या हुआ है। नासिर खोसा साहब का नाम दिया हमने। नासिर खोसा साहब को वैसे तो इन्होंने कबूल नहीं किया और कहा कि जी वो राजी नहीं है, लेकिन अपनी एक आज नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी का हेड बना दिया। जब हमने कहा तो वो उस पे कि जी वो मानेंगे नहीं और वो इनकार कर रहे हैं, और खुद, और ये वो नासिर खोसा साहब है जो कि इनको सर्व कर चुके हैं। तो अगर ये सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि हमने नॉमिनेट किया था और इन्होंने वो जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आपकी इंडस्ट्री से सहाफ़ी उठाए, उनसे अपने माउथ पीस उनको रखा और उसके बाद उनको मिनिस्टर बना दिया। डॉन के हेड को उन्होंने ऐसे किया है, उसके बाद नजम सेठी को उन्होंने ऐसे किया है, और अब मोहसिन नकवी साहब उनको भी ऐसे करना चाहते हैं। अंदरी साहब अब क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा, ये तो नजर आ रहा है, तो वो आपको कबूल होगा? आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है PDM के साथ, तो ये तो एक तो केओस की कैफियत तो फिर चलती चली जाएगी, निगरान सेटअप पर भी सवालात रहेंगे। देखिए ये तो जहाद है ना, जहाद के अंदर आप एक बैटल से फारिग होते हैं, अगली बैटल आई होती है। ये आपका पहली दफ़ा, आप भी जानते हैं, आपने भी देखा और आपने भी रिपोर्ट किया है, आप सब ने बहुत इसको अयां किया है कि पहली दफ़ा सारी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं और ये इकट्ठे होके मुकाबला करें। किसके साथ ये मुकाबला कर रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम के साथ। और खान साहब ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम की आवाज़, खल्के खुदा जो है
ये खल्क के जो ताकत है उससे बहुत बुलंद भी है इस वक्त और इंशाल्लाह इसको पसपा भी करेगी इसको। तो हम इस जहाद के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या, उसके बाद अदालतें, उसके बाद सड़कें, उसके बाद हम तो लगे हुए हैं 9 महीने से। यानी तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है अवामी सियासत, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि इदारे हों या वो जिनको बंद कमरे आप कहते हैं वहाँ पर फैसले, ये आपस में इनका एक मुकाबला होने जा रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आरिफीन नामा। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरिफीन नामा का। जी आरिफीन। जी, आज आरिफीन नामा में किसी रिवायती मौजू पर बात न करते हुए मैं वो बात करूँगा जो हर आदमी, हर बंदा बशर पहले से जानता है, लेकिन मैं ये यकीन दिला दूँ कि मेरी अपनी मर्ज़ी का इसमें अमल दखल शायद बहुत ही ना होने के बराबर है। मुझे है हुक्म अज़ान, मैं अज़ान दे रहा हूँ, आपको नमाज़ पढ़नी है तो फ़बिहा, नहीं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ये भी बता दूँ कि शायद मेरे बयान में, बल्कि यकीनन मेरे बयान में नुक्स होगा, सुक़म होगा, मेरे किरदार में शायद वो चीज़ ना हो कि जब आप उसमें अकमलियत तलाश करें, लेकिन मैं दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि जो पैगाम दिया जा रहा है उस पैगाम की जानिब अगर आप तवज्जो देंगे तो मेरी बदहैयती या मेरे लहजे की सख्ती उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे अक्सर। वो वीडियो चला दें भाई, डिफेंस के कब्रिस्तान में जो शमून अब्बासी साहब ने शूट की थी और आज फेसबुक पर वो मौजूद गुफ्तगू बनी हुई है, बाकायदा साउंड इसमें आप सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे महज एक गिमिक समझ करके और नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ मामला कुछ उल्टा है। ये आवाज़ किसी रियलिटी शो से नहीं अक्स करदा है। अगर शमून अब्बासी इसको शेयर ना भी करते तो हम सब शायद या हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कब्रिस्तान इसी तरह की आवाज़ का मस्कन, मरकज़ व महवर मंबा हुआ करता है। सोचने की बात यह है कि ये जो आवाज़ आ रही है ये यकीनन कोई खुशाइंद आवाज़ तो नहीं है, मेरे और आपके आसाब पर ये कोई खुशगवार असरात तो मुरतब नहीं कर सकती। ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी? कॉमन सेंस क्या कहता है? अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह, कमी बेशी माफ़, छोटा मुँह बड़ी बात। अगर खुदा न खास्ता ये अज़ाब कब्र की जानिब ही इशारा है तो क्या मुझे और आपको गौर व फिक्र नहीं करना पड़ेगा? हो सकता है आपने कहीं मुझे किसी ऐसी मामले में देखा हो कि मेरे बयान पर आपको हंसी आ रही हो। मैं दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उस पैगाम पर तवज्जो दीजिए, तो मेरी बात पर हंसी आने के बजाय आप यकीनन गौर व फिक्र करेंगे। कब्रिस्तान उन तमाम आवाज़ों का मरकज़ व महवर मंबा है जहाँ मुझे और आपको उखरवी तौर पर, चाहे आप PTI के हों, चाहे आप नून लीग के हों, चाहे आप जर्नलिस्ट हों, जज हों, जर्नैल हों, वकील हों, चाहे डॉक्टर हों, उस कब्रिस्तान में मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए जाना ही है। ज़रा सोचिए, मैं और आप कब्र की आग या अपनी कब्र में फूल खुद लेकर के यहाँ से जाते हैं। तमाम लोगों का इस बात पर इजमा है, आप सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो या व्हाट्सएवर हो। लेकिन ये आवाज़ें, कल को आप क्या सोचते हैं, मेरी और आपकी कब्र से अगर आवाज़ें आनी तो क्या? ये देखिए, ये कब्र का नज़ारा क्या दावत फ़िक्र नहीं देता? इस कब्र में आग लगी हुई है। इसके बाद मुझे यकीनन, मैं फतवा बात कर रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा, यकीनन नेकोकारों के साथ ऐसा मामला नहीं होता। अल्लाह ताला मरहूम मरहूमा जो भी हैं उनके साथ रहम के, करम के, फजल के मामलात फरमाए, लेकिन इस फुटेज में ये होता नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह को क्या हाजत थी कि ये बिच्छुओं से भरी कब्र ये हमें दिखाता? अल्लाह ताला को हाजत नहीं, अल्लाह ताला को हाजत नहीं, हमें हाजत है। रास्ते की ज़रूरत मुझे, आपको, हम सबको है, इसलिए कि लौट करके वहीं जाना है। क्या हम भी खुदा न खास्ता चाहते हैं कि अपनी खबर या खुदा न खास्ता माअज़ल्लाह मेरे अपने किसी प्यारे, ये बिच्छुओं के बाद ये सांपों से भरी हुई कब्र क्या हमें दावत फ़िक्र नहीं देती? क्या ये हमें हराम कमाने से मना नहीं करती? क्या ये हमें झूठ बोलने से, क्या ये हमें जिना करने से, क्या ये मनशियात फरोशी करने से, असमत फरोशी करने या करवाने से मना नहीं करती? आज के इन लल्लू पंजुओं, टट्टुओं से खुशामद कर कर के जो मनासिब, जो ओहदे, जो पैसे, जो व्यूअरशिप, जो मुलाजमतें लेने के लिए मैं और आप जिस जंग में, जिस जस्तजू में हैं, क्या ये उससे हमें नहीं रोकती? यकीनन ऐसा है तो, यकीनन ऐसा है तो वो जलती हुई कब्र जो आपने अभी देखी है, आप दोबारा मुलाहिजा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम पर अपने रहम के, करम के, फजल के मामलात करे। अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर भी रहम करे, हमारे साथ रहम के मामलात करे और हमें अक्ल दे, शऊर दे, समझ दे परवरदिगार के हम रास्ते को पहचान सकें। मेरे बयान में कोई कमी रह गई हो तो मैं दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये पैगाम मुझे देने के लिए कहा गया था, मैंने अपना काम कर दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
बहुत मुश्किल है ऐसे मौजू पर बात करना, यकीनन खौफ ज़दा हो जाता है इंसान। अब आइनसाइड स्टोरी पर आते हैं। सदीक जान, अभी मैं देख रहा था एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि 15 रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी है हुकूमत ने, जिसका काम है कि ख़र्चे किस तरह से कम करने हैं। यानी ये 15 रुकनी कमेटी अब बताएगी कि 80 रुकनी काबीना ने ख़र्चे किस तरह से कम करने हैं। और शायद यही वजूहात हैं कि आज हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल हों, शायद खाकान अब्बासी हों, वो भी अब जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं डिसल्यूशन, मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किधर जाएं। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अब सेमिनार करते हैं, ये लोग उधर बैठते हैं, उधर जा रहे हैं कि जनाब हम अब कोई एक शऊर पैदा करेंगे, और ये समझते हैं कि इससे बड़ा वज़न होगा। ये कोई एक अलग सियासी जमात या प्रेशर ग्रुप की तरफ एक कदम है, ये क्या हो रहा है? देखें, सियासी जमात नई बनाना और उसको इस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये नई सियासी जमात बनने जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जिन्होंने सबसे पहले बगावत की अपनी जमात के साथ असूलों के ऊपर, और उन्होंने असूल की बात की, उन्होंने जो कुछ आज़म सवादी साहब के साथ हुआ उस पर उन्होंने ट्वीट किया और उनकी पार्टी ने रिएक्ट किया, और पार्टी ने कहा कि आप जो है वो ट्वीट डिलीट करें। उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया, तो फिर उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ, आप ये देखें कि जब इमरान खान का दौर था और वो चेयरमैन थे ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उस वक्त वो कई ऐसे इशूज़ उठाते रहे जिनके बारे में आप वो बताते हैं कि उनकी बड़ा दबाव था उनके ऊपर कि आप ये मामला टेकअप ना करें। तो उन्होंने उस वक्त भी टेकअप किए, और उन्होंने हमेशा जो है वो इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बात की, लापता अफराद पर बात की, जुल्म जबर तशद्दुद के ख़िलाफ़ बात की, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की मजम्मत की। ये सारी चीज़ें वो हमेशा से करते रहे। लेकिन अब आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त सूरत हाल क्या है। पीपल्स पार्टी जो इस बात पर ईमान ले आई है कि उसी जगह से ही हमने दोबारा आना है जहाँ पे इस वक्त वो सजदा किए हुए हैं जिनको सियासी तौर पर। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से तो वो ये काम नहीं हुआ, और उन्होंने डट कर मुखालफत की। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा एक इंटरव्यू में कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक खिताब किया था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, और उसके बाद फिर 3 दिन तक बिलावल साहब माफ़ी मांगते रहे थे। तो इस पर भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब समझते हैं कि उनको वो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, उनसे जिसने भी माफ़ी मंगवाई उसने गलत किया है। उसके अलावा जो बात है मिफ्ता इस्माइल साहब की, उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून, शरीफ ख़ानदान, वो आपके सामने है। सलमान शहबाज ने उनको जोकर कह दिया, और उनके दिफा में शाहिद खान अब्बासी साहब खुल के सामने आए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की नाराज़गी चल रही है पार्टी के साथ, वो माने या ना माने, क्योंकि नून लीग की तरफ से जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि इन्होंने पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, वो कहीं और रिपोर्ट किया करते थे। और वो इसलिए रिपोर्ट किया करते थे कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बनने के उम्मीदवार थे, वो अगले वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, और वो ये समझते थे कि अगर वो इस तरह से अंदर की बातें, नून लीग के घर की बातें उधर बताएंगे तो इससे उनके तल्लुकात वहाँ पर बेहतर रहेंगे और उनको आगे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लाया जाएगा। तो नून लीग ये क्लेम कर रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब इस वक्त भी खुल के तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ पर कि IMF के साथ डील जो नहीं हो रही, जो फैसले करने हैं वो क्यों नहीं कर रहे, टैक्स क्यों नहीं बढ़ा रही, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे, इस पर भी उनका वाज़ेह एक मौक़िफ़ है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, कुछ और शख्सियात हैं। ये भी हो सकता है कि शेख वकास अकरम साहब भी इनके साथ इस थिंक टैंक में, ये थिंक टैंक आप इसको कह सकते हैं, इसको आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकते। और इस फोरम की आप देखेंगे कि बड़ी मौसर एक आवाज़ होगी। जब भी ये किसी इशू के ऊपर, किसी मामले के ऊपर बात करेंगे तो बड़ा उसको वेटेज मिलेगा, क्योंकि अपने ये हैवी वेट्स हैं अपनी अपनी पार्टीज़ में जब ये रहे हैं। और अगर ये पार्टी से अलग होके और ये एक फोरम अच्छा, तो ये इस फोरम को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा है, कोई एक फोरम होना चाहिए जो ऐसी बात करे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या उसके लोग जो हैं उसको अप्रिशिएट करें, और फिर यही जो फोरम है वो बहुत से मसाइल को उजागर करके और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई जुल्म जबर तशद्दुद ज़्यादती हो रही है तो उसके ख़िलाफ़ एक दबाव बढ़ाकर और किसी तरह से उसको रोकने की कोशिश भी कर सकें। तो ये थिंक टैंक ज़रूर है, ये पार्टी नहीं है। और शाहिद खान अब्बासी साहब जो मर्जी टीवी पे कहें मामला उनके पार्टी के साथ ठीक नहीं है। मरियम नवाज़ साहब को जो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया पार्टी के हवाले से, उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ख़ास तौर पे जो मिफ्ता इस्माइल के साथ किया पार्टी ने, उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये गलत तरीका है कि एक तरफ तो आपने मिफ्ता इस्माइल को ला के उससे फ़ैसले कराए, उसको गालियाँ पढ़वाईं, उसके ख़िलाफ़ माहौल बनवाया, और उसके बाद आपने साग डार को ला के और उनको बिठा दिया और आपने कहा जो जुल्म किया वो मिफ्ता इस्माइल ने किया। यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी साहब की ये बात दुरुस्त है कि मिफ्ता इस्माइल ने जो कुछ किया है
वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से किया है, उनकी मुशावरत से किया है। शहबाज शरीफ ही बॉस थे, शहबाज शरीफ की मंजूरी से वो सब कुछ कर रहे थे। तो इसलिए अगर वो सलमान शहबाज साहब के नज़दीक एक मज़ाहिया किरदार थे तो उनके वालिद ने ही इनको इस मज़ाहिया किरदार को अपने साथ रखा हुआ था और इनसे पाकिस्तान की मुश्किल चलवा रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क के साथ क्या किया है कि जिसको शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़जाना बनाया था उसको आज शहबाज शरीफ साहब का बेटा कहता है कि वो एक जोकर था। यानी नून लीग ने बतौर जमात अगर इनकी बात को सच मान लिया जाए सलमान शहबाज की, तो एक जोकर को वज़ीर ख़जाना रखा हुआ था उस मुल्क का जिस मुल्क की बका उसकी मुईशत से जुड़ी हुई थी और जिस मुल्क की मुईशत इस सतह खराब थी कि उस मुल्क की बका के ऊपर सवालात उठ रहे थे। ठीक है। उस मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर बात हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो ये अभी से शुरू हो गया कि जी वो एक क्लाउन शो था, वो जोकर्स थे। इसी पर फिन से भी बात करेंगे, वायरल स्टोरी भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। पता चला अब पता चला। अजीब मंजर है। अभी तो हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब के बेटे वज़ीर-ए-आज़म के बेटे कहते हैं कि जी साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जोकर क्लाउन शो चल रहा था। तो नूर आरफीन, फिर अब ये लोग अगर अलग हो जाएं, अलग बात उठाएं तो फिर गिला तो नहीं होना चाहिए? भाई मेरे सलमान शहबाज ने तो ये बात बहुत बाद में कही। मैंने तो ये उस वक्त कही थी कि जिस वक्त मौसूफ अंकल कोकोमो मिफ्ता इस्माइल साहब जिनकी काबिलियत की में खाई जा रही थी अभी, मैंने तो ये उस वक्त कहा था जब ये आदमी मुल्क का वज़ीर ख़जाना था। मैंने तो इनको अपना ड्राइवर रखने के लिए पेशन गोई ऑफ़र भी की थी और मैंने कहा था मैं 10,000 रुपये मुलाजमत दूंगा इनको। आपको याद नहीं है तो मैं प्रोग्राम का क्लिप अगले उस पर निकलवा लूँगा इंशाअल्लाह ताला। सलमान शहबाज भी मुझसे हार गए। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। और सलमान शहबाज ने क्या गलत कहा है? ये आदमी एक पॉडकास्ट में एक टके के आदमी के साथ बैठ करके कह रहा है कि मुझे 12 आदमियों के सामने बुला करके और जलील कर दिया। बुलाए नवाज शरीफ मुझे, बुलाए नवाज शरीफ मुझे। नवाज शरीफ में हिम्मत है? हकीकी आज़ादी वाले ज़रा बुलाएं। क्यों भाग रहे हैं मुझसे? ये सिंध वाले क्यों? मुझे देख करके मैक्सिमम ये होता है, किसी ने कहा तुम्हें देख के टीवी बंद कर देते हैं। मैंने कहा इससे ज़्यादा कर कुछ नहीं सकते। इतने बड़े जिहादी थे तो निकाल के तलवार नवाज शरीफ की गर्दन काट ली होती। मैं कहता वाह क्या शेर नरजरा है किसी माँ ने। कोकोमो बेचो कोकोमो। जो आदमी सूद और ज़िया से बाहर नहीं निकलता उसकी इज्जत कैसी? क्या हो गया? क्या किया था इसने पाकिस्तान में ऐसा जिसके लिए मैं तालियां बजाऊं? उसके लिए सलमान शहबाज गलत आदमी, सही बात तो ठीक कह रहा है। ये सारे उसके नौकर ही तो हैं। ये सारे नवाज शरीफ के, जरदारी के, इमरान खान के नौकर नहीं है तो क्या है? बताओ मुझे। नहीं बैठ करके उनके सामने बात कर सकता है? मिसाइल लगा होता है ना तब भी टांग ठीक हो जाती है। वो छर्रे लगने पे अभी तक टांग पे कवर पहन करके बैठे हुए हैं और शहादत के मुतमन्नी है। कह रहे मेरी जान को खतरा है, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से खिताब करूंगा। अबे भाई शहीद होने वालों की ये हरकतें नहीं होती। बिलावल जब खिताब करते हैं कोसों दूर ये गरीबों भूखे नंगों को बिठा दिया जाता है ऐसी जगह से जहां से पिस्टल का फायर ना आ सके। मेरे भाई सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। आपको क्या मतलब, आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए आए थे अंकल कोकोमो वाले या इसाक डॉलर? मैं पहला आदमी हूं दौरे स्ट्रगल में ऑन एयर मेरे चैनल के मालिक के साथ जाती दोस्ती थी इसाक डॉलर की। मैंने अपने रोड शोज में मुझे सजा मिली थी, रोड शो करने पे मजबूर कर दिया था, मैं कर रहा था और मैंने ऑन एयर इनको इसाक डॉलर कहा भी और लिखा भी, आज तक कहता हूं। तो आपके ख्याल में ये हमारे लिए आए थे? नहीं भाई, नहीं भाई। और ये जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये एक मौसर आवाज़ होगी, आपकी खुशगुमानी पे मैं आपको यकीनन खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कहता कि कोई भी मुल्क दुश्मन है, लेकिन मेरे भाई रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, जिस वक्त कोई साहब अंकल जरदारी की या अंकल बिलावल की या अंकल इमरान की या अंकल शहबाज की या अंकल फलाने की चाकरी कर रहे थे, उस वक्त ख्याल नहीं आया ये खूबसूरत नादिर शाही मौसर प्रेशर ग्रुप बनाने का? आपके ख्याल में यहाँ प्रेशर ग्रुप्स खुद से बनाए जाते हैं? नो सर, पीटीआई खुद से बनी थी, एमक्यूएम खुद से बनी थी, टीएलपी खुद से बनी थी। यार भाई कोई मतलब, मैंने दूसरा सेगमेंट में मैंने अल्लाह रसूल की बातें की थी, ठीक है, वो उस वक्त वो उस मामले का तकाजा था, लेकिन ये इस पे मैं कैसे चुप बैठूं भाई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सारे चमचे हैं, ये सारे गुलाम हैं। चले, बिलावल की उम्र कितनी है
और उनके पीछे लाइन में जितने अंकल लगे होते हैं वो सब बिलावल से 3 गुना उम्र के हैं और यूं हाथ बांध के खड़े होते हैं, नियत बांध के। ऐसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल, 2 मिनट में नौकरी तेल हो जाएगी। क्या हो गया? इसी का हम तसलसल भी आगे देख रहे हैं, इसी पर हम वायरल स्टोरी में बात करते हैं। अब एक तरफ जसिंडा हैं जो कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म, अब वो कह रही हैं और कुछ मामलात में काफ़ी ज़्यादा दुनिया में ये जसिंडा आर्डन मशहूर हुई कि बड़ा इंसानियत के हवाले से, और नज़र आया कि बिल्कुल आम लोगों से जाकर मिलती हैं। तो इन्होंने ऐलान किया कि अब वो मज़ीद जनाब आगे बतौर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करना चाहती हैं। इनकी उम्र 42 साल। वो कहती हैं अब मुझ में वो तवानाई नहीं है, वो जोश नहीं, वो जज्बा नहीं है कि मैं अभी आगे जाऊँ, वो अंदर तड़प नहीं है। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये है कि 49 साला मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने बाकायदा सियासत पर कदम रखना है, और उनके बारे में गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी वज़ीर आला बिल्कुल पंजाब की वो बन सकती हैं, और फिर नवाज़ शरीफ साहब नाराज़ लग रहे हैं, ना वो मुतमईन है सियासत से पाकिस्तान में और ना ही मईशत से कि जी मामला ठीक नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मरीम को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए। अब अभी ये 60 साल के कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं, वो यूथ विंग के सरबराह हैं। तो ये सदीक जान ये यहीं से मामला यहाँ तक चलता रहेगा। 60 साल के शख्स यूथ विंग का सरबराह, मरीम साहबा 49 साल की हैं, अभी उन्होंने प्रॉपर तरीके से सियासत में आके पता नहीं वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना है। शहबाज शरीफ साहब हम देख रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब अभी फिर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। उसामा भाई बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और इस मौजू पे जो आपने कहा इसमें मज़ीद ऐड करना बड़ा मुश्किल है। आपने तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ बता दी है। मैं इससे पिछले टॉपिक पे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज क्योंकि नूरुल्लाह अरफीन साहब ने वो कब्रों की वीडियो चलाई हैं तो बहुत जज्बाती हुए हैं। तो मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने को बहुत अच्छा काम किया है। मिफ्ता इस्माइल का पूरा जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं शहबाज शरीफ की, उसकी तबाही और बर्बादी में पूरा उनका हाथ है। मैं तो सिर्फ मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब की वजह से कह रहा हूँ कि ये फोरम एक मौसर आवाज़ होगा। उनकी बात में एक वज़न है और वो असूल के ऊपर खड़े रहे, चाहे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करनी थी, चाहे वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करनी थी, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी बात करने की बारी आई तो वो उससे नहीं पीछे हटे। और मैं बिल्कुल ये नहीं मान सकता कि जिस फोरम को मुस्तफा नवाज़ खोखर जो है वो लीड कर रहे हैं वो फोरम किसी के कहने पर बना होगा। ये कम अज़ कम मैं तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वही बातें करने की वजह से ही मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब उन्हीं के खिलाफ बातें करने की वजह से पीपल्स पार्टी से निकाले गए। तो मैं तो ये जो है वो अर्ज़ कर रहा था। अच्छा। बाकी जो है वो जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर कोई एनर्जी एक्सपोर्ट हो सकती तो नूरुल्लाह अरफीन साहब से थोड़ी सी एनर्जी हम कायदे तरीक से लेके एक्सपोर्ट कर देते तो उनके काम आ जाती, लेकिन अब ये एक्सपोर्ट हो नहीं सकती। मसला ये भी तो देखिए कि अब शाहिद अब्बासी साहब ने एक मीटिंग में कहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सबको पता है, उन्होंने कहा कि जी अगर आपको इतना शौक है नवाज़ शरीफ साहब को कि जी शहबाज शरीफ जो कर रहा है या तो फिर करने दें, आप खुद आ जाए यहाँ पर। जरदारी साहब भी एक दौर में कहते रहे। तो ये भी तो एक अलमिया है कि आना भी नहीं है और वहाँ से बैठकर फैसले भी करने हैं, और ख़ानदान के अलावा कोई नहीं, यानी वज़ीर ख़जाना भी सागरार ही मिलेगा, जो चले रिश्तेदार तो है ना, समधी तो है। तो ये एक पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब ये हम देखते हैं। मौरूसी सियासत तो छोड़ दीजिए, ये तो सिर्फ अकरबा पर भी, यानी अभी काबीना का हिस्सा चीमा साहब हैं तो वही निगरान वज़ीर आला हो सकते हैं। ये तो नूर अरफीन, इस पर मैं चाहता हूँ आप राय दें कि ये एक किचन कैबिनेट तो सुना था, ये तो उससे भी कुछ बढ़कर हमारे यहाँ होता है। और जो एक दफ़ा इस चीज़ में आ गया वो कहता है कि नहीं भाई ये सवाल ही नहीं पैदा होता, रिटायरमेंट तो कहीं कोई है ही नहीं। और हमने जनाब मुराद अली शाह साहब देखे, उससे पहले हमने देखा कि किस तरह वज़ीर आला साहब शाह साहब जो थे वो भी, और अभी तो आगे शायद कंटिन्यू करते हैं, पता नहीं क्यों उनको रोका गया। देखिए आपने जो अभी कैप्टन सफदर के हवाले से बयान सुनाया, मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। हालांकि मैं रोकने का तकल्लुफ़ नहीं करता अपनी हंसी, लेकिन अगर मैं ज़ोर से हंसता तो यकीनन क़हक़हा निकलता। मतलब अब इस तरह का आदमी अगर यूथ विंग का सदर होगा, कैप्टन सफदर पर मुझे तबर्रा वैसे भी करना था, आपने मौका दे दिया। ये परसों खड़े हुए जिहाद कर रहे थे रिपोर्टर्स के सामने, कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने जो है वो मुल्क को बर्बाद कर दिया। ओफो, बड़ी देर की मेहरबान आते आते बाजवा के रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे थे, जब तुम्हें पता चल गया था कि उनके दांत नहीं हैं। तुम्हारे ससुर उन्हीं के पाए लागू छू करके भागे थे, भूल गए। और वो जो अभी जो ताकत का टॉनिक आ रहा है पाकिस्तान, जिसके लिए वो पप्पा जानी कह रहे हैं, जिनको इजराइल सिर्फ लंदन में नज़र नहीं आता, वो लस्सी वाले, वो पाए नहारी वाले, उनकी सारी सियासत भी ऐसी ही थी। मतलब जनरल जिलानी से शुरू हुई थी और उसके बाद कितने जनरल कर्नल परनल सारे वो सब ऑन रिकॉर्ड है। झूठ अगर बोल रहा हूँ तो बुलवा लो।
अच्छा, किसी को फ़ोन तो कर सकते हो कराची में बैठे हुए, किसी को फ़ोन कर दो, वो मुझे बुलवा ले, मैं वहाँ जाके बोल देता हूँ। इतना टाइम तो नहीं है। ये लोग बैठ करके वो जनरल बाजवा पे तबर्रा कर रहे हैं। और भाई, अगर बाजवा ने किया तो आप लोगों ने करने की हिम्मत रखी, आपने करवाने की के लिए हाँ कहा, आप कैरेक्टर का सबूत देते। आपके ये जो, अब मैं सिद्दीक जान की तरह तेज तेज नहीं बोल सकता, वो क्या एक ही वन वर्ड में भगोड़ा और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि मैं बोलूँगा तो शायद कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जो ऑब्जेक्शन है। बोलो, आपके जो सुसर हैं जो चप्पल छोड़ के भागने में PhD किया है इन्होंने, आपके सुसर जब जब भागे हैं उन्हीं डिक्टेटर्स के पांव छू के भागे हैं। आप खुद कैप्टन रिटायर्ड थे, ठीक है, लेकिन आप इतने बड़े आदमी नहीं थे कि जो आप बैठ करके एक आर्मी चीफ के बारे में बैठ करके एक बात करते हैं। वो मुझे उनसे कोई लेने देने नहीं है, मेरी रिश्तेदारी नहीं है जी जी, लेकिन बात करने का एक मुनासिब टाइम होता है। एक टाइम के ऊपर अगर बात की जाए तो लगता है कि हाँ यार बात ठीक है। कराची में मैं MQM को उस वक्त से उससे फुटबॉल खेल रहा हूँ जिस वक्त मैं बसों में घूमता था और MQM यहाँ मौत और जिंदगी के फैसले करती थी। अब बहुत सारे लोगों को शौक हुआ है, अब कुछ तितलियां भी मैं देखता हूँ वो बाकायदा कभी हिजाब ले करके, कभी माइक में जा करके और प्रोग्राम वहाँ जा करके और MQM के बारे में बात करती है। मुझे हंसी आती है, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पे। पहले भी सुना चुका हूँ, लानत फेले बद खुद करें, लानत भेजे शैतान पे। MQM पे बात करनी है तो आओ जरा पहले यहाँ उनके मीडिया विंग के चेयरमैनों का, वासे जलील का, कमर मंसूर का, सैफ अब्बास का सामना करो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ जी, अब तो खैर MQM भी कह रही है जी ये जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं ये ख़त्म किए जाए दोबारा। अब तो ये हाल है कि सिर्फ अब वो इसी तक रह गए हैं कि अब एहतजाज उस तरह के नहीं कर पाते, अब सिर्फ डिमांड्स ही कर रहे हैं। बहरहाल हमारी तमाम सियासी जमातों का इल्मिया है कि यहाँ पर शख्सियत ज़्यादा आगे नज़र आती है, ख़ानदान ज़्यादा आगे नज़र आते हैं और प्रॉपर एक कोई इदारा या एक पार्टी उस तरह बन नहीं पाती। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।